अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का, बायोस्टैटिस्टिक्स का एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, यानी स्टैटिस्टिक्स है क्या। पहला पॉइंट में यहाँ पे देखिए, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस मीनिंग्स स्टेट, यानी ये है जो स्टैटिस्टिक्स है, ये क्या है, एक डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो कि इसका मतलब क्या होता है स्टेटस। स्टेटस का मीनिंग होता है स्टेट, यानी सीधा। ठीक है, स्टेट मतलब सीधा। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ द, इसमें होता क्या है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है इसके अंदर होता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। कहने का मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। फार्मेसी में सपोज मैथमेटिक्स तो है, लेकिन साथ में बायोलॉजिकल मैथमेटिक्स होगा। जैसे मतलब मान लीजिए कि मैथमेटिक्स की बात होगी, जैसे आप हैं तो आपकी एज क्या है, हाइट क्या है, वजन क्या है। इसमें ये क्या होंगे, न्यूमेरिकल डाटा आएंगे। डाटा मीन्स होता है डिजिट, यानी एक कलेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लार्ज सेट ऑफ डाटा एंड ड्राइंग मीनिंगफुल कैलकुलेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग। ये क्या होता है, एक ऐसी ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन होता है। ठीक है, एक ऐसा महत्व निकालता है, कंक्लूजन निकालता है, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, मतलब आपको डिसीजन लेने के लिए। देखते हैं अगले में क्या होता है, डेफिनेशन की बात करेंगे, यानी परिभाषा इसका क्या है। स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइन एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। पहला पॉइंट आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे, कलेक्शन मतलब कलेक्ट करना, प्रेजेंटेशन मीन्स होता है दर्शाना, जो कुछ भी दिया गया है उसको प्रेजेंट करना। जैसे मान लीजिए टेबल हो गया, ग्राफ हो गया, और ग्रुप्स मीन्स जो भी कुछ डिवाइड किया गया है उसको प्रेजेंट करना। ठीक है, सपोज दैट हम बात करेंगे, उसी तरह से एनालिसिस होती है एंड इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या करना, उसका विस्तार से विस्तारित करना ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। किसका, कोई भी एक न्यूमेरिकल डाटा होगा उसका। देखिए, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट प्लेस्ड इन रिलेशन टू इच अदर। एक दूसरे से क्या होते हैं, ये अदर होते हैं, यानी एक दूसरे से अदर होते हैं, यानी अन्य होते हैं, हटके होते हैं। देखिए, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन क्या है, तो इसका मेन फंक्शन जो है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा इसका होता है पहला काम। दूसरा काम है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। उस डाटा का, जो आप न्यूमेरिकल डाटा लिए हैं उसको क्लासिफिकेशन करना, यानी वर्गीकरण कि किस टाइप से डाटा है, एंड उसका टेबुलेशन करना। टेबुलेशन मीन्स टेबल में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना, टेबल में कन्वर्ट करना। उस टेबल को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है उस डाटा को। ठीक है, क्लियर। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उस डाटा को आप प्रेजेंट करिए ना। कैसे करेंगे भाई साहब, करेंगे उसे टेबल में, ठीक है, ग्राफ में, या फिर डायग्राम फॉर्म में उसको आप प्रेजेंट करेंगे। एनालिसिस ऑफ डाटा, क्या करेंगे, उस डाटा का एनालाइज करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे उस डाटा को। और लास्ट में जो होता है फंक्शंस की बात करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, जो रिजल्ट आपने किया उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। जो रिजल्ट होता है उसको आपको व्याख्या करना है, उसको विस्तारित करना है कि ये किस तरह से होता है और क्यों हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन फार्मेसी,
यानी उसका महत्व क्या है, किसका महत्व, स्टैटिस्टिक्स जो है इसका महत्व क्या है फार्मेसी के अंदर। तो पहला है एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, दूसरा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, जो इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल रहती है वहां पे ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज करने के लिए इसका इम्पोर्टेंस होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट की हम बात करेंगे कि फार्माकोविजिलेंस एंड ड्रग सेफ्टी इवेल्युएशन में भी इसका यूज किया जाता है। और जो लास्ट और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका योगदान तो होता ही है, किसका, स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, अगले देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसका लिमिटेशन क्या होता है। पहला, डील्स ओनली विथ द न्यूमेरिकल डाटा। ठीक है, ये डील्स ओनली विथ न्यूमेरिकल डाटा, इसमें क्या होता है, ओनली न्यूमेरिकल डाटा होता है। जो लिमिटेशन की बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, इसमें क्या होता है, ओनली फॉर द न्यूमेरिकल डाटा होता है। दूसरा, रिजल्ट आर अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट, इसमें जो रिजल्ट होता है क्या होता है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता है। क्या होता है, नॉट एग्जैक्ट, यानी एग्जैक्ट नहीं होता है। कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल केस, आप इसे हर केस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सपोज यदि हम बात करें कि रिक्वायर्स प्रॉपर इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या होता है, हर जगह इसका रिक्वायर होती है, वो भी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए। कैन बी मिस यूज इफ डाटा इज वायस्ड, यानी इसका मिस यूज होता है तब उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, वाइएस्ट कर देते हैं। ठीक है, सपोज यदि हम बात करते हैं कि यदि कोई भी चीज इंट्रोडक्शन होती है, यदि अभी तक हमने देखा स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ किसको देख रहे थे, स्टैटिस्टिक्स को देख रहे थे, लेकिन अब हम इसमें देखेंगे बायो स्टैटिस्टिक्स क्या है। बायोलॉजिकल, बायो मीन्स बायोलॉजिकल, क्या ध्यान देंगे, बायोलॉजिकल। सपोज यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, बायो मीन्स होता है बायोलॉजिकल, क्या होता है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब होता है जीव, क्या होता है, यानी जो भी जीवित चीज है, या फिर उसी को हम बोलते हैं लिविंग, क्या बोल सकते हैं, लिविंग बोल सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाटा एनालिसिस करने के लिए जो डाटा का मेन प्रोसीजर होता है, जो अभी हमने पहले बताया, उसी तरह से आप समझ गए होंगे। देखिए, मीनिंग ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, इसका मीनिंग क्या है बायोस्टैटिस्टिक्स का, यानी बायोस्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिकल्स, क्या होता है, स्टैटिकल्स मेथड टू बायोलॉजिकल, इसका यूज कहाँ होता है, बायोलॉजिकल में होता है, मेडिकल्स में होता है, एंड हेल्थ रिलेटेड डाटा में किया जाता है। सपोज बात करें कि यदि आपके सामने कोई भी हॉस्पिटल, बायोलॉजिकल मीन्स जहाँ पे जीवों की गणना होती है, मेडिकल मीन्स सपोज हम बात करें हॉस्पिटल्स, मेडिकल हो गया, और हेल्थ केयर सेक्टर मीन्स जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे कॉलेजेस की हम बात कर लेते हैं, वहां पे होता क्या है कि एक एसेंशियल टूल होता है फार्मेसी के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है कि हर जगह एक एसेंशियल टूल होता है, लाइक मेडिकल के अंदर बात करेंगे तो फार्मेसी आएगा, ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर बात करेंगे मेडिसिन आएगा, पब्लिक हेल्थ में आ जाएगा, एंड लाइफ साइंस के अंदर भी आ जाता है, किसके साथ, लाइफ साइंस के अंदर। सभी जगह इसका बायो स्टैटिस्टिक्स का यूजफुल होता है, मीनिंग्स यही है। यदि हम बात करें कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो डेफिनेशन इसका ये है, परिभाषा इसका ये है कि बायो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये ब्रांच है किसकी, एक स्टैटिस्टिक्स की, दैट डील्स विथ द कलेक्शन, जो कि क्या करती है, कलेक्शन करती है, एनालिसिस करती है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करती है, रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ आप कर रहे थे न्यूमेरिकल डाटा, लेकिन यहाँ पे बायो लग गया है। बायो मतलब क्या होता है, जीव, बायो मतलब क्या होता है,
जीव होता है, जीवित प्राणी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग मतलब क्या होता है? जीव, जो जीवित है। ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। लिव यानी जिंदा, लिविंग यानी जिंदा, ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी एक ऐसा ऑर्गन्स, सपोज दैट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। इसका स्कोप क्या है? स्कोप क्या है बायोस्टैटिस्टिक्स का? तो सबसे पहला जो स्कोप है, मेडिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च। कहाँ पे? मेडिकल एंड क्लिनिकल रिसर्च में स्कोप है। एपिडर्मियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ में भी इसका स्कोप है, ठीक है। जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका स्कोप है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में भी स्कोप है। क्लिनिकल ट्रायल एंड ड्रग इवेल्युएशन में भी इसका स्कोप है। ये सारे क्या हैं? स्कोप हैं। क्या हैं? ये सारे स्कोप हैं। स्कोप ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स के क्या हैं? स्कोप हैं, याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर क्या रोल होता है बायोस्टैटिस्टिक्स का? जैसे मान लीजिए डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। आप लैब में हैं, एक डिजाइन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं किसकी? क्लिनिकल ट्रायल की। वहां पे फार्मेसी के अंदर इसका स्कोप है। डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग, यानी आप कोई भी चीज का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, यानी किसी भी ड्रग का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो सेफ्टी एंड एफिकेसी में भी इसका रोल होता है। बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज में भी इसका रोल है। डोज ऑप्टिमाइजेशन में इसका रोल होता है, यानी डोज आप किसको देंगे? जो जीवित रहेगा उसी को देंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन में भी इसका योगदान है। तो ये सारे क्या है? रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन फार्मेसी के अंदर होंगे। एडवांटेज ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, यानी इसका लाभ क्या है? हेल्प इन साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग। ये क्या करता है? एक साइंटिफिक डिसीजन लेता है, ठीक है। डिसीजन लेना है और मेकिंग करता है। इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, यानी ये क्या करता है? इम्प्रूव कराता है। इसका योगदान होता है इम्प्रूव यानी सहयोग करने के लिए, एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, यानी कोई भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं, उस टाइम रिसर्च के दौरान आप इसका, इस चीज का फाइंड करते हैं, सर्चेबल करते हैं तब। देखिए, रिड्यूस, रिड्यूस करती है। रिड्यूस किसको करती है? अनसर्टेनली, यानी रिड्यूस करती है अनसर्टेनली इन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को। अगला यहाँ पे है डाटा। अब हम लोग चिल्ला रहे थे कि डाटा होता क्या है, न्यूमेरिकल डाटा, ये डाटा डाटा पढ़ रहे थे ना। तो अब इसमें हम बात करेंगे सिर्फ डाटा क्या है, डाटा का डेफिनेशन क्या है, यानी डाटा का डेफिनेशन क्या है वो देखेंगे। डाटा है क्या, ये देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि डाटा है क्या एक्चुअली में। डाटा मीन्स होता ये है कि डाटा आर रो फैक्ट। डाटा एक क्या है? रो फैक्ट है एंड फिगर कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। डाटा एक क्या है? रो फैक्ट है एंड फिगर कलेक्टेड फॉर एनालिसिस। टाइप ऑफ डाटा की बात करेंगे तो पहला होता है क्वालिटेटिव डाटा, ठीक है। क्वालिटेटिव की बात हम करेंगे, क्वालिटी कैसी है उस डाटा की। क्वालिटी मतलब क्वालिटी नेचर। सपोज हम बात करें डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव ने इन नेचर, डिस्क्रिप्टिव नेचर मतलब जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जिसे डिस्क्राइब किया जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे जेंडर को डिस्क्राइब किया जा सकता है, ब्लड ग्रुप को डिस्क्राइब किया जा सकता है, और कलर को डिस्क्राइब किया जाता है। ये क्या है? क्वालिटेटिव डाटा होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव की बात करेंगे, उसमें क्वांटिटी कितनी है, यानी जिसको हम बात करते हैं न्यूमेरिकल इन नेचर में आते हैं। न्यूमेरिकल इन नेचर मीन्स हम बात करें कि जैसे सपोज हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ETC, यानी जो फिगर वाले डिजिट वाले नंबर हैं उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डाटा। तो ये क्या है? न्यूमेरिकल इन नेचर के होते हैं, लेकिन ये जो क्वालिटेटिव डाटा होते हैं डिस्क्रिप्टिव इन नेचर के होते हैं, याद रखिएगा। एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इसमें हाइट हो जाएगा, वेट हो जाएगा, एजेस हो जाएंगे एंड ETC। ये सब क्या है? न्यूमेरिकल डाटा है। क्या है?
न्यूमेरिकल डाटा है। अब हम देखते हैं क्वांटिटेटिव डाटा आर ऑफ टू टाइप्स। जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो कितने टाइप से होता है? दो टाइप से होता है। पहला तो होता है डिस्क्रीट डाटा। पहला क्या होता है? डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होते हैं, होल नंबर के होते हैं, जो कि नंबर ऑफ पेशेंट होते हैं। होल नंबर, क्या? होल नंबर होते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट। जैसे मान लीजिए आपके पास हॉस्पिटल में 10 पेशेंट हैं, तो यहाँ पे होगा 10 ऑफ पेशेंट। कितने पेशेंट हैं? 10 पेशेंट। नंबर मीन्स डिजिट, न्यूमेरिकल डाटा। कंटिन्यूअस डाटा की हम बात करेंगे, एनी वैल्यू, कोई भी डाटा हो सकता है विथ इन अ रेंज, कोई एक रेंज के अंदर, जैसे विड्थ और हाइट्स, इसके अंदर एक कोई न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी तक हम लोग चल रहे थे स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जो इसका डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये है कि डेफिनेशन की तरफ हम देखते हैं तो देखिए, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा showing the number of observation, that means frequency corresponding to each value or class। यानी किसी भी एक वैल्यू की हो सकती है या फिर उसमें जो क्लास है उसका हो सकता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मीन्स होती है बारंबारता। क्या होती है? बारंबारता। यानी कोई भी एक डाटा दिया गया हो, ठीक है। चलिए हम इसको फ्रीक्वेंसी के बारे में न्यूमेरिकल डाटा के माध्यम से समझेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी आप यहाँ तक समझिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो के यदि आप नहीं देखेंगे तो जो अगला नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। न्यूमेरिकल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को हम बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ क्लास। यानी उसमें से कोई भी क्लास हो सकती है, कोई भी क्लास की वैल्यू हो सकती है, कोई भी डिजिट हो सकती है, ठीक है। सपोज यदि हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्यों करते हैं? टू सिंप्लीफाई लार्ज डाटा। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिंप्लीफाई लार्ज डाटा। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी भी जो लंबा डाटा हो उसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, यानी इजी वे में उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। टू प्रेजेंट डाटा क्लियरिटी, टू प्रेजेंट डाटा क्लियरली, उसमें जो डाटा में प्रेजेंट डाटा है उसको आप क्लियरली कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट स्टेटिस्टिकल्स एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज होती है स्टेटिस्टिकल्स करने के लिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कितने टाइप से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स होता है बांटना, उसको डिवाइड कर देना। तो पहला होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम देखते हैं सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंडिविजुअल वैल्यू। यानी सिंपल मतलब जो होता है उसके अंदर दिखाया जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच इंडिविजुअल वैल्यू है उसको दर्शाया जाता है। लेकिन जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डाटा होता है उसमें डाटा इज ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल, यानी दो क्लास इंटरवल, यानी कहते हैं ना कि दोनों के बीच में एक इंटरवल होता है, यानी लंच लेना, ब्रेक ले लेते हैं, इंटरवल, यानी दो डाटा हैं उसके बीच की जो वैल्यू होती है ग्रुप इनटू अ क्लास इंटरवल बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंपोनेंट की बात करेंगे, कौन कौन सी कंपोनेंट हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो पहला जो कंपोनेंट है क्लास इंटरवल। पहला जो है क्या है? क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि द रेंज बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ क्लास। यानी एक ऐसा रेंज होता है, उस रेंज का लोअर पार्ट यानी निचला वाला पार्ट एंड अपर पार्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट की जो लिमिट होती है उसके बीच एक क्या होता है? क्लास होता है। सपोज यदि हम बात करें 1 2 1, सपोज ए, यहाँ पे 6 8 9, ये देखिए लोअर से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ? 0 से हो रहा है और यहाँ 8 तक हुआ,
तो इसके बीच अपर क्लास और लोअर क्लास, इसके बीच में एक क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, अब क्लास लिमिट क्या है भाई साहब? क्लास लिमिट की बात करेंगे हम कि लोअर क्लास लिमिट, इसमें दो चीज होता है, लोअर क्लास लिमिट और दूसरा अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट में होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ क्लास, यानी उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, लोअर क्लास में होती है। लेकिन अपर क्लास लिमिट में होता है कि लार्ज वैल्यू इन अ क्लास, लार्ज वैल्यू इन अ क्लास यानी सबसे लंबी वैल्यू कौन सी है, सबसे लंबी डिजिट वाली वैल्यू कौन सी है, उसमें ये होता है। क्लास वेड्थ, उसकी क्लास की वेड्थ क्या होती है, डिफरेंट बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास लिमिट, यानी वो क्लास वेड्थ कहलाता है, यानी दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, किसके, अपर एंड लोअर क्लास लिमिट के बीच का अंतर क्लास वेड्थ कहलाता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या होने वाला है, चौथा पॉइंट। आपने पहला दूसरा तीसरा देख लिया, लेकिन इसमें चौथा पॉइंट जो है क्लास मिड पॉइंट। क्लास का मिड पॉइंट क्या होता है भाई साहब? अभी तक आपने क्या देखा, जो देखा उसको समझ के होंगे। क्लास मिड, मिड मतलब होता है मिडिल पॉइंट, मिडिल, मिड मतलब होता है मिडिल, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कोई भी मिडिल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल में पाई जाती है। क्लास मिड पॉइंट को हम बात करते हैं कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सपोज दैट इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सपोज मान लीजिए कि लोअर लिमिट क्या है, x है, प्लस अपर लिमिट क्या है, y है, डिवाइडेड बाय 2। सपोज यदि बात कर लीजिए कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 है, सपोज क्या है, 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस 6/2। तो 4, 6 प्लस 4 इक्वल कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइंड, तो इसके बीच की जो वैल्यू है 5 है, तो जो क्लास मिड पॉइंट की बात आ रही है, तो यहाँ पे क्लास जो मिड पॉइंट है, ये क्लास मिड पॉइंट कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ क्लास। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बारंबारता, क्या होता है, बारंबारता, मतलब एफ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए क्लास, उसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि कौन से डिजिट कितनी बार आई है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, तो उसमें होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा पॉजिटिवली डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज यदि हम बात करते हैं पॉजिटिवली स्केवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड नेगेटिवली डिस्ट्रीब्यूशन, स्केव्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास पॉइंट हैं जो कि टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। लेकिन चलिए हम अगला देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्यूमुलेटिव की बात आती है तो क्यूमुलेटिव मतलब होती है आवृत्ति, क्या होती है, आवृत्ति। क्यूमुलेटिव मतलब कि जितने भी बारंबारता हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज बारंबारता हैं, उसको हम टोटल को योग करेंगे, वो क्या होता है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्यूमुलेटिव कहलाता है। इसका डेफिनेशन देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सपोज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसे, डिस्ट्रीब्यूशन तो हम उसको बांटते हैं तब डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। टाइप की यदि हम बात करें तो टाइप यहाँ पे दो टाइप से होता है, पहला लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दूसरा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट पॉइंट में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हम कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, यानी किस तरह से दिखा सकते हैं ग्राफिकल में। पहला तो होता है हिस्टोग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं, दूसरा फ्रीक्वेंसी वॉल्यूजन के माध्यम से बता सकते हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कर्व के माध्यम से बता सकते हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है उसे हम ऑजीव के नाम से जानते हैं। तो इसके माध्यम से हम दिखा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आपने बहुत सीखा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पे इसका अगला पार्ट लेके आपके सामने आ सकूं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाए बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मैथडोलॉजी का। बहुत बहुत धन्यवाद।